हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस अकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा, आपको एमपीपीएस मेंस एग्जाम के लिए सेकंड पेपर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा हूं, जिसका नाम है संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीति तथा प्रशासनिक संरचना। फ्रेंड, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं राम मनोहर लोहिया के बारे में। तो हमने आपको पिछली क्लास में राम मनोहर लोहिया के बारे में पढ़ाया था, उसका जो बचा हुआ पार्ट है वह मैं आज आपको पूरा पढ़ाने वाला हूँ। तो देखिए इसमें फ्रेंड, राम मनोहर लोहिया के बारे में, तो राम मनोहर लोहिया के कुछ विचार हैं, तो उन विचारों को मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था, उसका जो बचा हुआ पार्ट है वह आज मैं आपको पूरा पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए इसमें राम मनोहर लोहिया के विचार में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था संबंधी विचार। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के संबंध में राम मनोहर लोहिया के विचार क्या थे, तो इसमें देखिए तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मौलिक चिंतक के रूप में स्थान रखते थे और उनके समाजवादी विचार का स्वरूप विश्वव्यापी पूरे विश्व स्तर के उनके विचार थे। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जिन विचारों को प्रतिष्ठित किया था उनके विचार कुछ इस प्रकार हैं। तो देखिए उनके विचार कौन कौन से हैं विश्व स्तर के। तो पहला विचार था उनका कि विश्व विकास की सीमित पहल, ठीक है, मतलब पूरे विश्व के स्तर पर विकास कैसे हो, सभी देशों का विकास कैसा हो, इसके लिए पहल करना जरूरी है। दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया था कि निशस्त्रीकरण का सशक्त प्रतिपादन, मतलब पूरे विश्व के स्तर पर निशस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। निशस्त्रीकरण का अर्थ होता है कि शस्त्रों को बढ़ावा न दिया जाए, ठीक है। जैसे परमाणु बम कई देश बना रहे हैं, तो परमाणु बम न बनाया जाए, इसको रोका जाए, क्योंकि ये जो परमाणु बम और जितने भी हथियार बनाए जा रहे हैं इनसे आगे आने वाले समय में संकट ही उत्पन्न होगा, इसलिए इन पर रोक लगनी चाहिए। ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का विचार था। इसके बाद फिर अगला आता है विश्व सरकार का स्वप्न। तो विश्व के स्तर पर सरकार का सपना इनका था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का। फिर इसके बाद में विश्व समाजवाद का दर्शन, मतलब विश्व में सभी लोगों को समाजवाद अर्थात आर्थिक संसाधन प्राप्त हो। इसके बाद में फिर सभी लोगों का सामाजिक विकास हो, राजनीतिक विकास हो, सभी देशों का, किसी एक देश की बात नहीं करते थे, सभी देशों के बारे में कहते थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कि सभी देशों के पास आर्थिक संसाधन उपलब्ध हो, जिससे वहाँ की जो रहने वाली जनता है उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से हो सके। इसके बाद फिर अगला आता है अंतर्राष्ट्रीय जाति प्रथा का उन्मूलन, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाति प्रथा के उन्मूलन के पक्ष में भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे। इसके बाद फिर संयुक्त राष्ट्र संघ के पुनर्गठन का नवीन आधार, ये इसके पक्ष में भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था, ठीक है। मतलब जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसका फिर से गठन किया जाना चाहिए, इसका पुनर्गठन किया जाना चाहिए। तो ये सारे विचार थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के फ्रेंड। तो ये आपसे 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था संबंधी विचार कौन से थे, तो ये विचार आपको लिखने होंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आगे इतिहास की नवीन व्याख्या या इतिहास चक्र की संकल्पना के बारे में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने क्या कहा था। तो देखिए इसमें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने अपनी एक महत्वपूर्ण रचना जिसका नाम था व्हील ऑफ हिस्ट्री, मतलब इतिहास का चक्र, ये 1955 में उन्होंने इस रचना को लिखा था। इसके अंतर्गत यह विचार प्रस्तुत किया गया कि इतिहास तो चक्र की गति की तरह आगे बढ़ता है। इतिहास कैसा बढ़ता है, तो उन्होंने कहा कि चक्र की तरह आगे बढ़ता है, ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था। इसके बाद फिर इस व्याख्या के अंतर्गत उन्होंने चेतना की भूमिका को मान्यता देते हुए द्वंद्वात्मक पद्धति को एक नई दिशा में विकसित किया था, जो हीगल और कार्ल मार्क्स ये दोनों के ही व्याख्याओं से भिन्न थी। इसके बाद फिर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के अनुसार जाति और वर्ग ये ऐतिहासिक गतिविज्ञान की 2 मुख्य शक्तियां हैं। इन दोनों के बीच लगातार खींचतान चलती रहती है और इनके टकराव से इतिहास आगे बढ़ता है, ठीक है। इसके बाद फिर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते हैं कि जातिवादी शक्ति का प्रतीक है। जो जातिवाद होता है यह किसका प्रतीक होता है, तो यह शक्ति का प्रतीक होता है जो जड़ता को बढ़ावा देती है और समाज को बंधी बंधाई लकीर पर चलने के लिए विवश करती है। जातिवादी जो शक्ति होती है, ठीक है। जातिवाद क्या होता है, यह जड़ता का प्रतीक होता है और जो पुरानी परंपराएं होती हैं उन्हीं परंपराओं को ये ढोते रहते हैं। इसके बाद फिर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के अनुसार इतिहास की गति का चक्र या इतिहास गति चक्र के समान तथा अपरिवर्तनशील होती है और इस चक्र में पुनरावृत्ति भी होती रहती है। इसके बाद फिर
लोहिया ने इस विचार का खंडन किया था कि इतिहास रेखा की भांति आगे बढ़ता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि इतिहास कोई एक रेखा की तरह आगे नहीं बढ़ता है, ये एक चक्र की तरह चलता है। तो इसके बारे में फिर जब मार्क्स मतलब कार्ल मार्क्स और हीगल, ठीक है, तो कार्ल मार्क्स और हीगल से असहमत होते हुए उन्होंने कहा था कि दोनों की ऐतिहासिक व्याख्या पूर्ण नहीं है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि जो कार्ल मार्क्स और हीगल ने जो इतिहास चक्र के संबंध में इन्होंने जो व्याख्याएं दी है, ये व्याख्याएं इनकी पूर्ण नहीं है। इतिहास चक्र में सभी देशों का समान रूप से उत्थान और पतन होता रहता है, ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का कहना था। अब देखिए फ्रेंड, इसमें राम मनोहर लोहिया इतिहास के तथ्य का प्रतिपादन करते हैं। तो इसमें 3 तथ्यों के बारे में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया बताते हैं। तो देखिए इसमें पहला तथ्य यह है कि सभी समूह शारीरिक सांस्कृतिक ढंग से मिलन भी करते हैं, ये बताते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। दूसरा बताते हैं तथ्य कि समूह के अंदर वर्ग जाति का संघर्ष होता रहता है। इसके बाद फिर तीसरा होता है कि देशों का उत्थान पतन होता रहता है, वैभव धन का स्थान ये सब बदलते रहते हैं। और समूह के जो रिश्ते होते हैं तो समूह के बाहरी रिश्ते में भी उतार चढ़ाव होता रहता है, अर्थात इनमें परिवर्तन होता रहता है, ये कहते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। इसके बाद फिर जाति और वर्गों में संघर्ष की धारणा। तो देखिए इसमें जाति और वर्गों में संघर्ष की धारणा के बारे में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया क्या कहते हैं। तो लोहिया सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत के समर्थक थे। मतलब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते हैं कि जो समाज है, समाज में परिवर्तन होता रहता है। और उन्होंने उनकी एक पुस्तक जिसका नाम है व्हील ऑफ हिस्ट्री में यह बताया था कि इतिहास में जाति और वर्गों का संघर्ष दिखाई देता है। उन्होंने जाति और वर्ग के आधार पर सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या की है और वर्ग और जाति के बीच यह आंतरिक संघर्ष इतिहास को गतिशीलता प्रदान करता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते हैं कि जातियां धीरे धीरे शिथिल होकर वर्गों में बदल जाती है तथा वर्ग सुसंगठित होकर जातियों का रूप ले लेता है और इस प्रकार यह सामाजिक परिवर्तन एक चक्रीय क्रम में चलता रहता है, ये कहते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। इसके बाद फिर अगला आता है हिंदी भाषा के पक्षधर। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हिंदी भाषा के पक्ष में भी विचार व्यक्त करते हैं। तो देखिए इसमें तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने अपने भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी से अधिक हिंदी को प्राथमिकता दी थी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि हिंदी कोई भी व्यक्ति आसानी से बोल सकता है, लेकिन अंग्रेजी हर आदमी भारत में नहीं बोल सकता, हर व्यक्ति भारत में अंग्रेजी को नहीं बोल सकता। और उनका यह विश्वास था कि अंग्रेजी शिक्षित और अशिक्षित जनता के बीच दूरियों को बढ़ाती है या दूरियां उत्पन्न करती है। और वे कहते थे कि हिंदी के उपयोग से हमारे भारत में एकता की भावना और नए राष्ट्र के निर्माण से संबंधित विचारों को बढ़ावा मिलता है। इसलिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हमेशा हिंदी को बढ़ावा देने की बात कहते थे, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, इसमें सामाजिक विचार। तो सामाजिक विचार के संबंध में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा है कि अगर समाजवाद का एक अंग लिया जाता है तो वह समाजवाद खंडित हो जाता है। ठीक है, और राम मनोहर लोहिया ने समाज से संबंधित निम्न व्यवस्थाओं पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। तो कौन कौन से विचार प्रस्तुत किए हैं, तो पहला देखिए इसमें जाति प्रथा का विरोध। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जाति प्रथा का विरोध करते थे। ठीक है, जो उच्च जाति का व्यक्ति होता है अपने को श्रेष्ठ समझता है और जो शूद्र वर्ण के व्यक्ति होते थे उनको निम्न समझते हैं। ये गलत कहा था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कि हमारे भारत में जाति प्रथा विकास में बाधक होती है और इस जाति प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए। इसके बाद फिर स्त्री पुरुष समानता पर उन्होंने जोर दिया था। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते हैं कि स्त्रियों को भी पुरुषों के समान दर्जा दिया जाना चाहिए, पुरुषों के समान महिलाओं को भी अधिकार होना चाहिए। इसके बाद में अस्पृश्यता का विरोध। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, इसका भी विरोध डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने किया था। इसके बाद फिर हिंदू मुस्लिम एकता पर उन्होंने बल दिया था। उन्होंने कहा था कि यदि भारत में हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर कार्य करें तो भारत तेजी से विकास करेगा। ठीक है, तो हिंदू और मुस्लिम दोनों को ही एक रहकर भारत का विकास करने में अपना योगदान देना चाहिए।
दोनों को ही, हिंदू और मुसलमानों को मिलकर रहना चाहिए, मिलकर कार्य करना चाहिए, बंधुता को बढ़ावा देना चाहिए, ये उनका विचार था। इसके बाद फिर देखिए इसमें पहला पॉइंट आता है जाति प्रथा का विरोध। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जाति प्रथा के विरोधी थे और उनके अनुसार जाति प्रथा समाजवाद के मार्ग में एक अवरोधक होती है या बाधक होती है और जाति समाज में असमानता उत्पन्न करती है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा है कि जीवन के बड़े बड़े तथ्य जैसे जन्म, मृत्यु, शादी भोज, ब्याह और सभी रस्में जाति के चौखट में होती हैं और ऐसे मौक़ों पर दूसरी जाति के लोग किनारे पर खड़े रहते हैं। ठीक है, और जाति प्रथा के कारण निम्न वर्ग शोषण का शिकार बनते हैं और जाति उन्हें उन्नति के अवसरों से अलग रखती है। लोहिया के अनुसार इन सभी का परिणाम होता है राष्ट्रीय विकास में कमी। ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का कहना था, इसलिए उन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया था। तो ये आपसे 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है या 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जैसा आपसे क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर लिखना होगा। इसके बाद फिर अगला आता है अस्पृश्यता का विरोध। ठीक है, अब देखिए इसमें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, इनकी तरह डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भी अस्पृश्यता को जाति व्यवस्था का परिणाम माना और उसका विरोध भी किया था। ठीक है, और हरिजनों के मंदिर में, तो हरिजनों के मंदिर प्रवेश की समस्या के निराकरण के लिए उन्होंने हरिजन मंदिर प्रवेश आंदोलन भी चलाया था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि क्या मंदिर में सिर्फ उच्च जाति के लोगों को ही प्रवेश करने का अधिकार है, ये निम्न जाति के लोगों को प्रवेश का अधिकार क्यों नहीं है? तो जो हरिजन लोग होते थे, इन हरिजनों का भी मंदिर में प्रवेश के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। इससे यह साबित होता है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जाति प्रथा जैसे समस्या को समाप्त करना चाहते थे, जो अस्पृश्यता जैसे हमारे भारत में एक बड़ी समस्या है, इसको समाप्त करना चाहते थे। इसके बाद फिर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने अस्पृश्यता की भावना के दुष्परिणामों का उल्लेख करते हुए कहा था कि अस्पृश्यता के कारण न केवल राष्ट्रीय विघटन और अवनति हुई है, वरन इसके परिणाम स्वरूप भारत को अंतर्राष्ट्रीय उपेक्षा और अपमान भी सहन करना पड़ा है। इसके बाद में यदि हम अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी पहचान बनाना है या हमें पहचान बनाना है या हम पहचान बनाना चाहते हैं, तो हमें अस्पृश्यता को समाप्त करना पड़ेगा और इसको समाप्त करने के लिए हमें प्रभावी कदम उठाने पड़ेंगे, ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था। इसके बाद फिर अगला आता है कि अस्पृश्यता जैसे समस्या के निवारण के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कुछ सुझाव दिए थे। तो ये सुझाव कौन कौन से हैं? तो पहला सुझाव देखिए इसमें कि हरिजनों को समान आध्यात्मिक अधिकार प्रदान करना, ये पहला सुझाव उन्होंने दिया। दूसरा सुझाव उन्होंने दिया कि हरिजनों के साथ मानवोचित व्यवहार। तीसरा सुझाव दिया उन्होंने कि हरिजनों में स्वाभिमान व निर्भयता की भावना को विकसित करना। इसके बाद फिर अगला आता है कि हरिजनों में शिक्षा का प्रसार। ठीक है, तो ये सुझाव डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने दिए थे फ्रेंड, अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए। तो 3 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए सुझाव कौन कौन से दिए थे। तो 3 नंबर में आपको ये पॉइंट लिखना होगा। अब इसके बाद फिर आगे देखिए हिंदू मुस्लिम एकता पर बल। तो राम मनोहर लोहिया ने हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया था और वे कहते थे कि सरकारें चाहे लड़ती रहे, मगर हिंदुओं और मुसलमानों को एक होकर रहना चाहिए। हिंदू और मुसलमानों में एकता हमेशा बनी रहनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद फिर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया न्याय, उदारता और दृढ़ता से हिंदू मुसलमानों के वैमनस्य के कारणों को बढ़ने तथा उनका समाधान करने की भी प्रेरणा वे देते थे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हिंदू और मुसलमानों में हमेशा एकता को बनाए रखने की सिफारिश करते थे, बनाए रखने की बात कहते थे। ठीक है, उन्होंने कहा था कि यदि हमारे भारत में हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो भारत तेजी से प्रगति करेगा, तेजी से विकास करेगा। इसके बाद देखिए इसमें आगे अगला आता है स्त्री पुरुष समानता पर बल। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया स्त्रियों और पुरुषों में समान अधिकार देने की बात करते थे, मतलब जितना अधिकार पुरुषों को है उतना अधिकार महिलाओं को भी होना चाहिए।
तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की यह मान्यता थी कि वास्तविक समाजवाद तभी कायम हो सकता है जब उसमें नारी की सहभागिता हो। राम मनोहर लोहिया प्रत्येक दृष्टिकोण से स्त्री को सक्रिय देखना चाहते थे। अतः उन्होंने भारतीय समाज में जहां स्त्रियों का कार्यक्षेत्र केवल रसोई तक ही सीमित समझा जाता है, उसकी आलोचना उन्होंने की थी। राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि अगर स्त्रियां सिर्फ रसोई तक ही सीमित रहेगी तो देश का विकास नहीं हो पाएगा, स्त्रियों का विकास, महिलाओं का विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए इन्हें भी समान अधिकार दिया जाना चाहिए। इनको भी पढ़ने का अधिकार हो, इन्हें भी राजनीति में प्रवेश करने का अधिकार हो, इन्हें भी राजनीति में नेता बनने का अधिकार हो। इसके अलावा और जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनमें भी इनको अधिकार प्राप्त होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद फिर राम मनोहर लोहिया ने दहेज प्रथा पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि उनकी शादियों का वैभव आत्मा के मिलन में नहीं है, बल्कि 20 लाख की कंठियां और 50,000 से भी ज़्यादा साड़ियों में है। ये उन्होंने कहा था दहेज प्रथा के बारे में। अर्थात डॉक्टर राम मनोहर लोहिया दहेज प्रथा को भी गलत मानते थे, दहेज प्रथा को भी एक सामाजिक समस्या मानते थे, क्योंकि दहेज प्रथा के कारण कई महिलाओं की हत्या कर दी जाती थी। तो उन्होंने इसको भी समाज की बुराई बताया था। इसके बाद फिर विवाह और प्रेम संबंध में राम मनोहर लोहिया स्त्री पुरुष की समानता के पक्षधर थे। ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, इसमें अगला आ जाता है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने बहुपत्नी प्रथा का भी विरोध किया था। बहुपत्नी प्रथा मतलब एक से अधिक पत्नी को रखना, तो इसका विरोध उन्होंने किया था। इसके बाद फिर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पर्दा प्रथा, इसके भी विरोधी थे। अब पर्दा प्रथा तो आप जानते ही हैं। ठीक है। उन्होंने कहा था कि पर्दा प्रथा ये प्रगति के मार्ग में बाधक है। अगर महिलाएं पर्दे में रहेगी अर्थात घूंघट में रहेगी तो विकास कैसे संभव है। इसलिए लोहिया स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन और अवसर और कानून संबंधी समानता दिलवाने के लिए हमेशा कहा करते थे। ठीक है। तो ये उनके सब विचार थे फ्रेंड, जो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर आगे देखिए आर्थिक विचार। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के आर्थिक विचार कौन कौन से हैं, तो देखिए इसमें पहला पॉइंट आता है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का आर्थिक दृष्टिकोण उनकी पुस्तक सोशलिस्ट इकोनॉमी में दिया गया है। और लोहिया के अनुसार समाजवादी अर्थव्यवस्था का अर्थ है कि उत्पादन के साधन राष्ट्र की संपत्ति होंगे, ये उनका कहना था। इसके बाद फिर इसमें देखिए पहला पॉइंट आता है कि लघु उद्योगों पर जोर। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने गांधी जी की तरह लघु उद्योग मतलब जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं, कुटीर उद्योग होते हैं, उन पर उन्होंने जोर दिया था, उन पर बल दिया था। तो क्यों दिया था ये सुनिए। तो लोहिया का मत था कि जहां तक संभव हो सके लघु इकाइयों को और छोटे यंत्रों का उपयोग इनमें करना चाहिए। मतलब जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं, कुटीर उद्योग होते हैं, लघु, इसके बाद में जो लघु उद्योग होते हैं, इनमें यंत्रों का उपयोग किया जाना चाहिए, छोटे मशीनों का उपयोग किया जाना चाहिए, बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर बड़ी मशीनों का उपयोग करते हैं तो इससे बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाते हैं। ठीक है। इसके बाद फिर लघु स्तर पर उत्पादन का अर्थ था कि आर्थिक सत्ता का विकेंद्रीकरण, जिससे अधिक से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो। ठीक है। इसके बाद फिर दूसरा पॉइंट आता है इसमें पूंजी का समाजीकरण। तो वे पूंजी को कुछ लोगों तक सीमित रखने के विरोधी थे और उसका समाजीकरण चाहते थे, जिससे अधिक से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त हो, अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो, अधिक से अधिक लोग आर्थिक रूप से मजबूत हो। ठीक है। ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचार थे। अब इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है इसमें आय विषमता को कम करने पर बल। अब आय विषमता क्या होती है, तो इसका अर्थ होता है कि हमारे भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति है, और हमारे भारत में ऐसे ही कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास लाखों तो क्या हजार रुपए भी नहीं होते हैं। कई बार हम देखते हैं कि हमारे भारत में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो भीख मांगते हुए पाए जाते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास 2 वक्त का खाना भी नहीं होता। ठीक है। तो एक ऐसा वर्ग है भारत में जिसके पास करोड़ों अरबों रुपए होते हैं, और एक ऐसा वर्ग है जिसके पास मुश्किल से 1000 रुपए भी नहीं होते हैं। तो इस प्रकार की जो आय में विषमता होती है, तो इसको कम करने पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जोर दिया था, बल दिया था। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने विषमता कम करने पर बल दिया था, क्योंकि आय में अत्यधिक अंतर समाजवाद की संभावना को खत्म कर देता है या छीन बना देता है। इसके बाद फिर
अगला पॉइंट आता है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पक्षधर। तो लोहिया ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के पक्षधर थे और वे देश की उन्नति के लिए कृषि के उत्थान को आवश्यक मानते थे। ठीक है, मतलब कृषि का विकास करना जरूरी था। राम मनोहर लोहिया जी को पता था कि हमारे भारत में ज़्यादा से ज़्यादा आबादी गांव में निवास करती है और जब तक हमारे भारत में कृषि को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, कृषि का उत्थान नहीं किया जाएगा, तब तक गांव का विकास नहीं होगा और गांव का विकास नहीं होगा तो देश का विकास भी नहीं होगा। इसलिए वे कहते थे कि कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था ग्रामीण जीवन के लिए आवश्यक है। ठीक है, और भारत में 80% लोग कृषि पर निर्भर है, इसलिए कृषि को अधिक से अधिक उसमें मशीनों का उपयोग किया जाए, यंत्रों का उपयोग किया जाए और इसमें उत्पादन में वृद्धि की जाए। तो जब कृषि का विकास होगा तो फिर जो ग्रामीण क्षेत्र है उनका भी विकास तेजी से होगा, लोगों की आय में वृद्धि होगी। ठीक है, अतः हमारे भारत के विकास में कृषि का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें बड़े उद्योगों पर व्यवहारिक जोर। तो लोहिया जी ने बड़े उद्योगों में बिजली, लोहा, इस्पात आदि को शामिल किया था और वे इन उद्योगों में बड़ी मशीनों के इस्तेमाल के पक्षधर थे। उनका कहना था कि जो बड़े उद्योग हैं उनमें बड़ी मशीनों का उपयोग किया जाए, हमें कोई एतराज़ नहीं है, परंतु जो छोटे छोटे उद्योग हैं उनमें छोटी छोटी मशीनों का उपयोग किया जाए जिससे हमारे भारत में लोगों को रोजगार प्राप्त हो। इसके बाद फिर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों पर बल। तो उनका या इनका निजी क्षेत्र में विश्वास नहीं था। किसका? राम मनोहर लोहिया का। तो जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं उसमें वे विश्वास नहीं करते थे क्योंकि उनके अनुसार निजी क्षेत्र के द्वारा लोगों का शोषण किया जाता है। अगर ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन होगा, ज़्यादा निजीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा तो निजी क्षेत्र या प्राइवेट सेक्टर लोगों का शोषण करते हैं। तो इसलिए वे निजी क्षेत्र के पक्ष में नहीं थे, वे सार्वजनिक क्षेत्र के पक्ष में थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। तो आपसे यह 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है और 5 नंबर में भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर 3 नंबर में पूछा जाएगा तो आपको सिर्फ ये पॉइंट पॉइंट लिखना होगा और 5 नंबर में पूछा जाएगा तो ये पॉइंट लिखकर आपको इसकी डीलिंग भी लिखना होगा, इसका वर्णन करना होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आगे लोहिया जी का समाजवाद। अब कार्ल मार्क्स और गांधी जी के बीच समन्वय एवं संतुलन पर बल। ठीक है, अब देखिए इसके संबंध में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचार क्या हैं। तो लोहिया पर अपने विद्यार्थी जीवन से ही कार्ल मार्क्स का प्रभाव पड़ा था और इसके बाद 1938 में 1938 में महात्मा गांधी जी के संपर्क में आते हैं और उन पर गांधी जी के व्यक्तित्व का कार्यशैली पर प्रभाव पड़ा था। गांधी जी के व्यक्तित्व मतलब गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, तो राम मनोहर लोहिया जी ने भी अहिंसा का ही मार्ग अपनाया था। इसके बाद फिर गांधी जी ने लोहिया के चिंतन, विशेषतः उनके समाजवादी चिंतन को प्रभावित भी किया था। कार्ल मार्क्स और गांधी जी दोनों से प्रभावित हुए थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ये आपको ध्यान रखना है। और लोहिया इन दोनों के चिंतन को एकांकी मानते थे और उन्होंने भारतीय परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए कार्ल मार्क्स तथा गांधी के बीच समन्वय तथा संतुलन पर भी इन्होंने बल दिया था। मतलब गांधी जी के जो विचार थे और कार्ल मार्क्स के जो विचार थे, इन दोनों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास उन्होंने किया था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें कि कार्ल मार्क्स ने इस पूरी शताब्दी को तथा समाजवादी चिंतन को क्रांतिकारी स्वरूप दिया था और इतिहास की आर्थिक व्याख्या तथा वर्ग संघर्ष के तर्कपूर्ण विश्लेषण के माध्यम से कार्ल मार्क्स ने मानव जीवन में आर्थिक शक्तियों के महत्व को स्पष्ट भी किया था। ठीक है, लेकिन लोहिया मतलब राम मनोहर लोहिया कार्ल मार्क्स की बल प्रयोग की पद्धति और सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद के रूप में सर्वाधिकार व्यवस्था की स्थापना से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। ठीक है, इसके बाद फिर कार्ल मार्क्स के विचार या कार्ल मार्क्स के चिंतन को भारत की परिस्थितियों के अनुकूल डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नहीं मानते थे और भारतीय परिस्थितियों में वे जिस समाजवाद की कल्पना करते थे उसके लिए वे गांधी जी के असहयोग के शस्त्र का उपयोग उचित समझते थे। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने जो विचार प्रस्तुत किए थे वे विचार हमारे भारत में प्रासंगिक नहीं थे, ऐसा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का मानना था। और गांधी जी के जो विचार थे
उन विचारों का समर्थन करते थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। ठीक है, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने गांधी जी के जो असहयोग शस्त्र था उसको उचित मानते थे। कौन? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। ठीक है, कि अगर किसी व्यक्ति को हमारी बातें मनवाना है, मतलब सरकार को अगर हमारी बातें मनवाना है, तो आपको असहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। मतलब हिंसा को बढ़ावा नहीं देना है, अहिंसा को बढ़ावा देना है और असहयोग को बढ़ावा देना है। तो कुछ समय बाद सरकार आपकी बातों को स्वीकार कर लेती है, आपकी मांग को स्वीकार कर लेती है। और इसी शस्त्र को इन्होंने अच्छा माना था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। इसके बाद देखिए आगे इसमें एशियाई समाजवाद। अब एशियाई समाजवाद के बारे में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचार क्या हैं, तो देखिए इसमें तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का एशियाई समाजवाद पर उन्होंने कुछ विचार प्रस्तुत किए हैं। तो देखिए इसमें उनका विचार था कि कोई भी विचार या व्यवस्था वह चाहे जितनी सुंदर हो, विश्व के सभी देशों में एक ही प्रकार से लागू नहीं की जा सकती और न ही लागू की जानी चाहिए। कितना ही अच्छा विचार हो, कितनी ही अच्छी व्यवस्था हो, पूरे विश्व में एक समान रूप से उसको लागू नहीं किया जा सकता और न ही लागू करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अलग अलग देश में अलग अलग समाज के रीति रिवाज होते हैं, अलग अलग लोग निवास करते हैं। ठीक है, सबके अलग अलग धर्म और अलग अलग संस्कृतियाँ होती है। तो ज़रूरी नहीं कि जो व्यवस्था हमारे भारत में संचालित है वह पूरे विश्व में एक समान रूप से लागू हो जाए, ये संभव नहीं है। तो इसको फिर लागू करने के लिए भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने मना किया था। इसके बाद फिर लोहिया जी का मत था कि एशिया के समाजवादियों को अपने परिवेश और मानव प्रकृति के संदर्भ में समाजवादी चिंतन करना चाहिए। इसके बाद फिर एशिया के देश शताब्दियों पुराने निरंकुश शासन एवं सामंतवादी व्यवस्था से छुटकारा पाकर नया जीवन जीने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं और ये स्थितियां यूरोप में नहीं हैं। इसके बाद फिर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के प्रयत्नों के कारण सन 1952 में एशियाई सोशलिस्ट कांग्रेस की स्थापना की गई और जिसका पहला सम्मेलन रंगून में किया गया था 1953 में। रंगून म्यांमार की पहले राजधानी थी। ठीक है, अब वर्तमान में म्यांमार की राजधानी है न्यापीताओ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो रंगून में 1953 में इसका सम्मेलन भी आयोजित किया गया था। इसके बाद फिर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का यह विचार था कि यूरोप के जो समाजवादियों ने समाज के राजनीतिक एवं आर्थिक विकास के लिए जो तरीके अपनाए हैं वे एशियाई देशों के साथ हमारा भारत भी इसमें शामिल होता है, तो एशियाई देशों के लिए हितकर नहीं है। क्योंकि जो यूरोपियन समाजवादी थे तो उन्होंने यूरोपियन समाज के हिसाब से अपने अपने विचार व्यक्त किए थे, अपने अपने हिसाब से तरीके उन्होंने अपनाए थे, लेकिन वे विचार और वे तरीके हमारे भारत जैसे देश में और एशियाई देशों में प्रासंगिक नहीं हैं। अतः नए तरीके अपनाने की आवश्यकता है हमें। ठीक है, और हमें ऐसे व्यापक एवं मौलिक सामाजिक दर्शन की आवश्यकता है जो भारत की समस्याओं का समाधान कर सके। क्योंकि विश्व में हम देखते हैं कि जो यूरोपियन कंट्रीज होते हैं उनकी समस्याएं अलग तरह की होती है और भारतीय समस्याएं अलग तरह की होती है। ठीक है, अब भारत में जो समस्या है तो उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए समाधान हमें खोजना होगा। इसके बाद फिर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने एशियन समाजवाद के कुछ उद्देश्य बताए थे। तो एशियन समाजवाद या एशियाई समाजवाद के कौन कौन से उद्देश्य हैं, तो इनको आपको याद रखना होगा। 3 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहला उद्देश्य देखिए एशियन समाजवाद का कि संपत्ति का समाजीकरण। दूसरा है अधिकाधिक आर्थिक एवं राजनीतिक समानता। इसके बाद फिर अगला है प्रशासन का प्रजातंत्रीकरण। इसके बाद फिर अगला आता है छोटी मशीनों की थोड़ी पूंजी लगाकर उपयोग करना। ठीक है, ये सब इन्होंने उद्देश्य बताए हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। तो 3 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के अनुसार ऐसे समाजवाद के उद्देश्य क्या हैं, तो ये उद्देश्य आपको लिखने होंगे। ठीक है, इसके बाद फिर अगला आता है नवीन समाजवाद। अब नवीन समाजवाद के बारे में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचार क्या हैं, तो ये देखिए अब आप। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आजीवन समाजवादी रहे थे और वे समता युक्त मतलब समानता, ठीक है, तो समता युक्त समाज की स्थापना के लिए हमेशा संघर्ष करते रहे हैं। और कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल का गठन किया था और जीवन भर भारत के
समाजवादी आंदोलन के साथ वे पूरी तरह से जुड़े रहे। इसके बाद फिर उन्होंने भारत में समाजवाद को क्रियान्वित करने के लिए संघर्ष भी किया था, अथक संघर्ष किया उन्होंने। इसके बाद फिर उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन के उत्तरार्ध में उन्हें जब यह लगने लगा कि परंपरागत एवं संगठित समाजवाद एक मृत सिद्धांत एवं नष्ट होने वाली व्यवस्था है, ठीक है, तो उन्होंने देखा कि हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में जो समाजवाद है, तो समाजवाद क्या है, तो उन्होंने बोला कि जो परंपरागत समाजवाद है और संगठित समाजवाद है, यह एक नष्ट होने वाली व्यवस्था है, हमेशा यह रह नहीं सकता, ठीक है। इस प्रकार से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने समाजवाद के बारे में अपना विचार व्यक्त किया है, जो आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर आगे देखें नवीन समाजवाद के बारे में, तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते हैं कि लोहिया ने नवीन समाजवाद का विचार दिया था और नवीन समाजवाद के 5 आधारभूत उद्देश्य उन्होंने बताए थे, और ये 5 उद्देश्य आपको याद रखना होगा। तो एग्जाम में आपसे 3 नंबर में पूछा जा सकता है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के अनुसार नवीन समाजवाद के 5 उद्देश्य कौन से हैं। तो ये 5 उद्देश्यों में पहला उद्देश्य है समानता, ठीक है, सभी को समानता का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। दूसरा उद्देश्य होना चाहिए प्रजातंत्र, मतलब लोकतंत्र, मतलब जनता का शासन होना चाहिए। तीसरा होता है अहिंसा, मतलब हिंसा नहीं करना है, शांतिपूर्ण आपको अपने कार्य करना है, ठीक है। अगर आपको कोई आंदोलन भी करना है तो शांतिपूर्वक करना है, कोई लड़ाई झगड़े आपको नहीं करना है। इसके बाद फिर विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना है। अब विकेंद्रीकरण पहले मैं आपको बता चुका हूँ, मतलब जो निचले स्तर पर संस्थाएं होती हैं उन्हें भी अधिकार दिए जाने चाहिए ताकि वे भी अपने स्तर पर कार्य कर सके, अपने स्तर पर निर्णय ले सके। उदाहरण के लिए पंचायती राज, ये इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। इसके बाद फिर समाजवाद, समाजवाद मतलब संसाधनों का समान वितरण होना चाहिए, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, चाहे सामाजिक संसाधन हो, इनका सभी का समान उपयोग किया जाना चाहिए, समान इनका वितरण होना चाहिए। इसके बाद फिर नवीन समाजवाद के अंतर्गत आय तथा व्यय के क्षेत्र में अधिकतम समानता के स्तर को प्राप्त करना आवश्यक होता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते हैं कि हमारे भारत में सभी लोगों के पास इतने आय के साधन उपलब्ध होना चाहिए कि उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति वे खुद कर सके, ठीक है, और इसके लिए भी सरकार को प्रयास करना चाहिए। जब सभी लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम होंगे तो वह फिर कहलाएगा आर्थिक समाजवाद। इसके लिए सरकार को प्रयास करते रहना चाहिए और हमेशा करना चाहिए, और जो व्यक्तिगत स्तर पर जो व्यक्ति होते हैं उनको भी अच्छे कार्य करना चाहिए, अच्छे कार्यों में उनको संलग्न होना चाहिए। जो बुराई के लिए कार्य होते हैं या जो कार्य जिनसे बुराई प्राप्त होती है, ऐसे कार्य उन्हें नहीं करना चाहिए। ये भी सलाह राम मनोहर लोहिया देते हैं। इसके बाद फिर संपत्ति का समाजीकरण किया जाना चाहिए, तो इसके भी पक्ष में थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। इसके बाद फिर इसमें उस संपत्ति को छोड़ देना चाहिए या उस संपत्ति को छोड़ दिया जाएगा जिसमें मूल्य देकर खरीदा हुआ गया हो या फिर श्रम नहीं लगा हो, जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में असमान सदस्य को संस्था के स्थान पर सभी राष्ट्रों को समान दर्जा देते हुए वयस्क मताधिकार के आधार पर एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का निर्माण भी किया जाना चाहिए। तो ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचार थे नवीन समाजवाद के बारे में, जो आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो ये आपसे 5 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रेंड। तो 5 नंबर में पूछा जाएगा नवीन समाजवाद, तो ये सारे पॉइंट आपको उसमें लिखने होंगे। 3 नंबर में पूछा जा सकता है, तो 3 नंबर में अगर पूछेगा एग्जाम में तो पूछा जाएगा कि नवीन समाजवाद के 5 उद्देश्य कौन से हैं, तो ये 5 उद्देश्य आपको लिखना होगा जो हमने बताए हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे अगला आता है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के साथ विश्व संगठन की स्थापना करने के भी प्रयत्न करने के पक्ष में थे और हमेशा ये प्रयत्नशील रहे हैं। इसके बाद फिर उन्होंने कहा था कि विश्व के स्तर पर ऐसा एक संगठन होना चाहिए जो विश्व की सुरक्षा कर सके, ठीक है, जिससे राष्ट्र को जो राष्ट्रीय हित है उसको बढ़ावा दिया जा सके। इसके बाद फिर उन्होंने विश्व की सभी समाजवादी पार्टियों से विश्व के संगठन या विश्व संगठन बनाने की दिशा में भी सोचने का परामर्श व्यक्त किया था। उन्होंने कहा था कि विश्व में जितनी भी समाजवादी पार्टियां हैं ये विश्व के स्तर पर एक संगठन बनाने का प्रयास करें। इसके बाद फिर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने राजनीतिक स्वतंत्रता तथा निजी जीवन की स्वतंत्रता के क्षेत्र को सुरक्षित रखने का भी समर्थन उन्होंने किया था।
इसके बाद फिर ये निजी जीवन में किसी भी प्रकार के सरकार के हस्तक्षेप के बिल्कुल विरोधी थे। अगर किसी भी निजी जीवन में सरकार जबरदस्ती हस्तक्षेप करती है तो इसको अनुचित मानते थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, और उन्होंने कहा भी था कि सरकार को किसी भी व्यक्तिगत जीवन में अनावश्यक कारणों से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसके बाद फिर सप्त क्रांतियों के द्वारा के नवीन समाजवाद की स्थापना वे करना चाहते थे। मतलब जो इनकी सप्त क्रांतियाँ थी तो सप्त क्रांतियों के माध्यम से ये नए समाजवाद की स्थापना करने के पक्ष में थे। इसके बाद फिर आगे देखिए फ्रेंड, इसमें समानता और लोकतंत्र। ठीक है, तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समाजवाद के प्रथम दो आधारों जिसमें समानता और लोकतंत्र की व्याख्या साथ साथ करते हैं। और समानता नवीन सामाजिक व्यवस्था का मूल तत्व होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो नवीन समाज होगा या जो नवीन समाजवाद होगा इसमें समानता बहुत जरूरी है। अगर समानता नहीं है तो नवीन समाजवाद का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, और लोहिया ने सर्व अधिकारवाद के प्रबल विरोधी और लोकतंत्र के प्रबल समर्थक थे। ठीक है, इसके बाद वे समाजवाद और लोकतंत्र को परस्पर पूरक मानते थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समाजवाद और लोकतंत्र को एक दूसरे के पूरक मानते थे। वो अगर समाजवाद है तो लोकतंत्र है, और अगर लोकतंत्र है तो समाजवाद है। ठीक है, इसके बाद फिर लोहिया जी के अनुसार समाजवाद की स्थापना से पहले समस्त विश्व के लोगों को एक सूत्र में बांधना होगा, तभी इन आदर्शों को व्यावहारिक रूप दिया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद फिर आगे देखिए, इसमें अगला आता है अहिंसा। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हिंसा और रक्तपात के बिल्कुल विरोधी थे। हिंसा को कभी भी स्वीकार नहीं करते थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। गांधी जी की तरह ये भी हमेशा अहिंसा से ही कार्य करते थे। ठीक है, उनका कहना था कि कोई भी कार्य आपको हमें शांतिपूर्वक करना चाहिए, हिंसा को बढ़ावा बिल्कुल नहीं देना चाहिए। वे कार्ल मार्क्स की इस बात से भी सहमत नहीं थे कि नवीन सामाजिक व्यवस्था की स्थापना के लिए हिंसा और बल प्रयोग करना अनिवार्य होना चाहिए। तो कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जो नई सामाजिक व्यवस्था है उसकी स्थापना के लिए बल का प्रयोग करना चाहिए, हिंसा का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन राम मनोहर लोहिया ने कार्ल मार्क्स की इस विचारधारा को गलत बताया। ठीक है, तो राम मनोहर लोहिया ने कहा कि सामाजिक व्यवस्था की स्थापना के लिए हमें अहिंसा का प्रयोग करना चाहिए, हिंसा का नहीं। इसके बाद में लोहिया को महात्मा गांधी के सत्याग्रह और अहिंसा में विश्वास था। ठीक है, इसके बाद उनका विचार था कि अहिंसक साधनों के आधार पर समाजवाद की स्थापना की जा सकती है और यही एक अच्छा मार्ग होता है। ठीक है, तो समाजवाद की स्थापना के लिए हमें अहिंसा का प्रयोग करना है, अहिंसा को बढ़ावा देना है और यही सबसे अच्छा रास्ता है। ये राम मनोहर लोहिया का कहना था। इसके बाद फिर अगला आता है कि लोकतंत्र एवं स्वतंत्रता के लिए हित पोषक। ठीक है, तो लोकतंत्र और स्वतंत्रता के लिए हित पोषक तो क्या है, तो देखिए इसमें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का प्रजातंत्र एवं स्वतंत्रता में अटूट विश्वास था। ठीक है, मतलब जो लोकतंत्र होता है और स्वतंत्रता होती है ये दोनों ही कल्याणकारी होते हैं, ये दोनों हित के लिए होते हैं, जनता के कल्याण के लिए होते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का लोकतंत्र मतलब प्रजातंत्र और स्वतंत्रता इन दोनों में उनका अधिक विश्वास था और उन्होंने मार्क्सवाद का विरोध इसी आधार पर किया था, क्योंकि कार्ल मार्क्स लोकतंत्र एवं स्वतंत्रता को महत्व नहीं देते थे, जबकि उन्होंने कहा था कि लोगों के कल्याण के लिए प्रजातंत्र मतलब लोकतंत्र और स्वतंत्रता ये दोनों ही बहुत ज़रूरी होती है, जबकि कार्ल मार्क्स ने इसको महत्व बिल्कुल नहीं दिया था। इसके बाद फिर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि यदि कोई मार्क्सवाद पर चलेगा तो तानाशाही उसका एक तत्व अवश्य होगा। ठीक है, और लोहिया जी व्यक्ति की स्वतंत्रता के इतने बड़े समर्थक थे कि वे उसको किसी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहते थे। उनका कहना था कि व्यक्ति को स्वतंत्रता देना बहुत ज़रूरी है, अगर प्रगति चाहते हैं तो बिना स्वतंत्रता के विकास संभव है ही नहीं। इसके बाद फिर व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए यदि राज्य की सत्ता में कमी भी करनी पड़े तो उसके लिए भी तैयार थे वे। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में अगला आता है व्यावहारिकता पर बल। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया
समाजवादी चिंतन में व्यावहारिकता की छाया स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यूरोप के समाजवादी लोगों ने जिस तरह का सिद्धांतवादी समाजवाद माना है, डॉक्टर लोहिया उसे बिल्कुल भी उससे सहमत नहीं थे और न ही इस प्रकार के समाजवाद को बढ़ावा देना चाहते थे। ठीक है, उसे वे रूढ़ समाजवाद कहते थे। किसको? जो यूरोप के समाजवादी लोगों ने जिस तरह का सिद्धांत प्रस्तुत किया था समाजवाद का, उस समाजवाद के सिद्धांत को इन्होंने रूढ़ समाजवाद कहा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का विचार था कि यूरोप के समाजवादी चिंतन अपने राष्ट्रों की समस्याओं से ही संबंधित बातों में उलझे हुए हैं और समाजवाद के विश्व दर्शन से बहुत दूर है। ठीक है, और इस तरह उन्होंने ऐसे समाजवाद को अपनाने पर बल दिया जो परिस्थितियों के अनुकूल हो, जिससे हमारी समस्याओं का समाधान आसानी से हो सके। ऐसा समाजवाद हमें लाना चाहिए, ऐसे समाजवाद को हमें बढ़ावा देना चाहिए, ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था। इसके बाद फिर अगला आता है विकेंद्रीकरण। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के समाजवाद का एक प्रमुख तत्व है राजनीतिक तथा आर्थिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब शक्तियों का हस्तांतरण करना, निचले स्तर पर शक्तियों को सौंपना। ठीक है, तो सन 1955 में समाजवादी दल के अध्यक्ष के रूप में लोहिया ने गांधी जी के विचारों को समाजवादी चिंतन को अधिक मात्रा में अपनाने की बात उन्होंने बताई थी। ठीक है, इसके बाद फिर इस बात पर भी उन्होंने बल दिया था कि भारत जैसे देश में विकेंद्रीकरण का मार्ग ही समाजवाद का मार्ग है। हमारे भारत में विकेंद्रीकरण को अपनाना बहुत ज़रूरी है। फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि धीरे धीरे हमारे भारत में इस विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दिया गया और आज हम देख रहे हैं कि हमारे भारत में समाजवाद आ चुका है। ठीक है, इसके बाद फिर आगे देखिए, इसमें 4 स्तरीय या चतुर्स्तंभी विकेंद्रीकृत राज्य की कल्पना। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने 4 स्तरीय विकेंद्रीकृत राज्य की कल्पना की थी। तो ये 4 स्तरीय कौन से हैं? इन्हीं को ही चतुर्स्तंभी विकेंद्रीकृत व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें राजनीतिक क्षेत्र में विकेंद्रीकृत व्यवस्था की स्थापना के लिए राम मनोहर लोहिया ने 4 स्तंभों वाले राज्य की कल्पना की थी। तो ये 4 स्तंभ वाले राज्य कौन से हैं? तो उन्होंने पहला राज्य बताया था या पहला स्तंभ बताया था ग्राम को, दूसरा स्तंभ उन्होंने बताया था मंडल को, जिसको जिला कहते हैं, तीसरा स्तंभ उन्होंने बताया था प्रांत मतलब राज्य को, और चौथा स्तंभ उन्होंने बताया था केंद्र को या केंद्रीय सरकार को। तो ये 4 स्तंभ उन्होंने बताए थे और इन चारों स्तंभों वाले राज्य में केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण की परस्पर विरोधी धारणाओं में समन्वय स्थापित भी इन्होंने किया था, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। ये आपको ध्यान रखना है। तो 3 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के अनुसार 4 स्तरीय या 4 स्तंभ कौन कौन से हैं, या इन्हीं को चौखंबा भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर 4 स्तंभों के कार्य तथा शक्तियां निर्धारित कर दी जानी चाहिए और ग्राम, मंडल और नगरों में पंचायतें स्थापित की जानी चाहिए जो कल्याणकारी नीतियों और कार्यों की जिम्मेदारी लेंगी। वर्तमान में जो जिला स्तर पर जिलाधीश के पद की जो व्यवस्था है, लोहिया जी ने इस जिलाधीश के पद को प्रशासनिक केंद्रीकरण का प्रतीक मानकर इस पद को समाप्त करने की आवश्यकता पर भी बल दिया था। उन्होंने कहा था कि जो जिलाधीश का पद है इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए। ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था। ठीक है, इसके बाद फिर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का योगदान। तो देखिए अब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का योगदान, तो पहला पॉइंट इसमें आता है कि भारत में समाजवादी विचारधारा को आधार प्रदान करने में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके बाद फिर लोहिया जी ने एशियाई समाजवाद का मार्ग प्रशस्त किया और उन्होंने कार्ल मार्क्स के अंधानुकरण न करके समाजवाद के संदर्भ में व्यावहारिक नीति अपनाई थी तथा भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल समाजवाद को ढालने का उन्होंने प्रयत्न किया था। कार्ल मार्क्स जिस प्रकार का समाजवाद की बात करते थे उस प्रकार के समाजवाद की बात हमारे यहाँ पर राम मनोहर लोहिया अनुचित समझते थे। ठीक है, और राम मनोहर लोहिया एक मानवतावादी थे जिनका मनुष्य की गरिमा में विश्वास था। ठीक है, और लोहिया जी ने जो आंदोलन किया था उसमें समाजवाद, इसके बाद फिर मानव समानता तथा मानव में उनके दृढ़ विश्वास का पता चलता है।
डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हमेशा मानव कल्याण की बात करते थे, हमेशा जनता के कल्याण की बातें ही करते थे। ठीक है, इसमें हमेशा उनका यह विचार था कि जनता को कोई हानि न पहुंचे और हमेशा हमें अहिंसा के मार्ग पर ही चलना है। ठीक है, इसके बाद फिर आगे देखिए कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की विचारधारा संगठित थी और वे भारत में जाति प्रथा को समाप्त करना चाहते थे और भारत के साथ साथ पूरे विश्व के स्तर पर भी जो रंगभेद जैसी समस्या पाई जाती है उस रंगभेद जैसी समस्या को भी समाप्त करना चाहते थे। इसके बाद वे राष्ट्रों के बीच जो असमानता और आर्थिक शोषण था इसे हमेशा के लिए मिटाना चाहते थे और जीवन भर साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष करते रहते थे वे। ठीक है, और वे एक सच्चे समाजवादी थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। इसके बाद लोहिया जी ने प्रचलित आर्थिक प्रणालियों का विश्लेषण करते हुए यह संकेत दिया कि विश्व की 2/3 आबादी के लिए पूंजीवादी और साम्यवादी 2 प्रणालियां अनुपयुक्त होती हैं। ठीक है, और इन दोनों प्रणालियों के अंतर्गत बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग और बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है जो आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के केंद्रीकरण को जन्म देता है और इससे व्यक्ति की स्वतंत्रता दब जाती है। इसके बाद राम मनोहर लोहिया जी कहते हैं कि हमारे भारत में और विश्व के स्तर पर ऐसा समाजवाद होना चाहिए जिससे मानव का कल्याण हो, देश में किसी प्रकार की हिंसा को बढ़ावा न मिले, इसमें हमेशा अहिंसा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और लोगों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके बाद फिर एशियाई देशों की श्रम शक्ति के पूर्ण उपयोग के लिए छोटी छोटी मशीनों के प्रयोग और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो गांधी जी की तरह डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने में विश्वास रखते थे, क्योंकि उनका यह मानना था कि जो बड़े उद्योग हैं, ठीक है, उनमें तो चलो ठीक है बड़ी मशीन का उपयोग किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अगर लघु उद्योग हैं तो इनमें बड़ी मशीनों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, इनमें छोटी छोटी मशीनों का उपयोग किया जाना चाहिए जिससे लोगों को रोजगार प्राप्त हो। ठीक है फ्रेंड, तो जिस प्रकार से गांधी जी के विचार थे, कुछ विचार राम मनोहर लोहिया जी के भी गांधी जी से मिलते जुलते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक समाप्त हो जाता है। राम मनोहर लोहिया जी का टॉपिक भी समाप्त हुआ। अगला टॉपिक लेकर हम शीघ्र ही प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।